हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र कुमार, आपका जीके एंड जीएस एजुकेटर। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म साइंस बाज पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों का वर्गीकरण। इसमें हम बात कर रहे थे प्लांटी किंगडम के बारे में, पादप जगत के बारे में हमारी बात चल रही थी। प्लांटी किंगडम को हमने कई पार्ट में डिवाइड किया था, क्लासिफाइड किया था, जैसे कि थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये 5 पार्ट हमने बनाए थे, जिसमें हमने सबसे पहले शुरुआत की थी थेलोफाइटा से, और थेलोफाइटा के एग्जाम्पल्स, उदाहरण देख लिए थे, उनके उपयोग देख लिए थे। इसके बाद हमने बात शुरू की थी ब्रायोफाइटा के बारे में। तो ब्रायोफाइटा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था, थोड़ा सा मैं वापस आपको फिर बता देता हूँ। हमने कहा था कि ब्रायोफाइटा जो है डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी के होते हैं, यानी कि हमने कहा था विभेदित पादप शरीर के होते हैं। और हमने कहा था कि ब्रायोफाइटा के अंदर कंडक्टिव टिश्यू एब्सेंट होते हैं, संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते, यानी कि हम कह देंगे उनमें फ्लोएम और जाइलम नहीं पाए जाते हैं। ये बात हमने कर ली थी। उसके बाद हमने कहा था कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं उनमें वास्तविक जड़ तना पत्ती का अभाव होता है, यानी कि उनके अंदर रियल रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाए जाते। बस रूट के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा, लीफ के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा और स्टेम के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, लेकिन वो रियल स्टेम नहीं है, रियल लीफ नहीं है, रियल रूट नहीं है। ये बात हमने कर ली थी। और हमने कह दिया था कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं उनको प्लांटी किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ये बात हमने कर ली थी। इसके अलावा कुछ उदाहरण हमने देख लिए थे, मॉस, लिवरवर्ट एंड हॉर्नवर्ट। ठीक है, उनके भी आगे कुछ उदाहरण हमने देखे थे। इसके बाद देखिए, अब हम बात करने वाले हैं ब्रायोफाइटा के उपयोगों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए इनके उपयोग में, यूज में, सबसे पहली बात, ब्रायोफाइटा जो होते हैं, ध्यान देना, ब्रायोफाइटा की सबसे खास बात क्या है। ब्रायोफाइटा जो होते हैं चटाई के समान वृद्धि करते हैं, कॉर्पेट कॉर्पेट के जैसे वो वृद्धि करते हैं, यानी कि ग्राउंड पर पूरा ऐसे बिछ ही जाते हैं, ऐसे लगता है कुछ चादर बिछ चुकी है। और इसका फायदा क्या होगा, ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, सोयल पार्टिकल को बांध लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं। और बाइंड करने के कारण क्या हो जाएगा, हम कह देंगे कि ये मृदा अपरदन को रोकने का काम करेंगे, सॉइल इरोजन को रोकने का काम करते हैं, मिट्टी को बहने नहीं देते, फ्लो नहीं होने देंगे, मिट्टी को उसी जगह पर बनाए रखते हैं। तो सबसे पहला उपयोग इनका यूज जो है ये हो जाएगा। तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो कौन से प्लांट हैं, वो प्लांट जो चटाई के समान वृद्धि करते हैं, कॉर्पेट के लाइक ग्रोथ करते हैं, वो प्लांट किस श्रेणी में आएंगे, किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो आपको याद रखना वो किस में आएंगे, ब्रायोफाइटा में आएंगे। चलिए इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। हाँ भाई, दूसरी ब्रायोफाइटा की सबसे खास बात क्या है, इनकी हाई वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि ये जो प्लांट है अपने अंदर बहुत सारा पानी को रिटेन कर लेते हैं, बहुत सारा पानी इनके अंदर रहता है। और इसका फ़ायदा क्या, ध्यान दीजिए, इसलिए इसका यूज किया जाता है नर्सरी में प्लांट की पैकिंग के लिए, यानी कि यूज्ड एज ए पैकेजिंग मटेरियल इन द नर्सरी। यानी कि कुल मिलाकर के जब हमने कह दिया कि भाई ये जो प्लांट है वाटर को स्टोर करके रखते हैं अपने पास, इसलिए ये नमी की मात्रा को बनाए रखते हैं, सूखते नहीं हैं। तो इट मीन्स कि मान लो नर्सरी में क्या होता है, अभी एक प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, ठीक है, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उनकी जो पैकिंग की जाती है वो किस में की जाती है, वो पैकिंग की जाएगी ब्रायोफाइटा के अंदर। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना। और ब्रायोफाइटा में भी हम नाम ले देंगे किसका भी, स्फेगनम मोस। इसका यूज किया जाता है उस मिट्टी के रूप में, या उनकी पैकिंग के रूप में यूज किया जाता है, ताकि क्या नमी की मात्रा पड़ी रहे, जो प्लांट हम लेकर जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो सूखे ना, वो ड्राई ना हो। ठीक है, और इसी देखिए मैंने कहा कि ये चटाई के समान वृद्धि करते हैं, सोयल पार्टिकल को बाइंड करने का काम करते हैं, इसलिए इनको हम कह सकते हैं कि ये बाढ़ नियंत्रण में भी भाई काम आ सकते हैं। जहाँ पर बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहती है वहाँ ये मिट्टी को बांध कर रखने का काम कर सकते हैं, इसलिए हम कह देंगे कि बाढ़ नियंत्रण में भी इनका यूज किया जा सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, हमने कहा एज ए बायोफ्यूल इसका यूज किया जा सकता है। बायोफ्यूल यूज कैसे किया जा सकता है, ध्यान दीजिए, स्फेगनम मॉस। देखिए ये जितने भी मैं नाम लिख रहा हूँ ना, ये सारे के सारे ब्रायोफाइटा के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ब्रायोफाइटा के उदाहरण है। जैसे मैं स्फेगनम मॉस लिख रहा हूँ तो किसका एग्जाम्पल है ये, ब्रायोफाइटा का। देखिए स्फेगनम मास को ध्यान देना,
ये जो स्फेगनम मास है इसको संपीड़ित किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने के बाद इसको बदल दिया जाता है पीट मोस में, और पीट मोस के सूखने से ही बनता है पीट कोयल, पीट कोयला। आपने कोयले के प्रकार सुने होंगे, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, पीट। तो जो कोयले के आप प्रकार सुनते हो, पीट कोयला जो आता है वो किससे बनेगा? स्फेगनम मोस को संपीड़ित करके क्या बना देंगे? पीट मोस बना देते हैं, और उसी से बनता है पीट कोयला। तो ये था ब्रायोफाइटा का फोर्थ यूज। नेक्स्ट देखिए, देखिए भी ब्रायोफाइटा में एक प्लांट है जिसका नाम है पॉलीट्राइकम कम्युनी। पॉलीट्राइकम कम्युनी इसका नाम है। इसका यूज किया जाता है एक विशेष प्रकार की चाय बनाने में। वो विशेष प्रकार की क्यों है? तो ध्यान दीजिए, पॉलीट्राइकम कम्युनी से जो चाय बनाई जाती है उसका यूज होता है, उसका उपयोग किया जाता है किडनी स्टोन को निकालने में, यानी कि किडनी में जो पत्थरी है उसको निकालने में। और हम कह देंगे बाइल स्टोन, यानी कि पित्ताशय में जो पत्थरी होती है, गाल ब्लैडर में जो स्टोन होता है, उसको निकालने के लिए किसका यूज किया जाएगा? इस विशेष प्रकार की चाय का यूज किया जाता है, जिसमें कि हम कह देंगे प्लांट कौन सा है जिससे ये चाय बनाई जा रही है, ब्रायोफाइटा कौन सा है, तो आप कह दोगे पॉलीट्राइकम कम्युनी नाम से ये प्लांट है। इसके बाद हम कह देंगे एक मार्केंसिया नाम से भी ब्रायोफाइटा का एक नाम है, मार्केंसिया। ठीक है, इसका यूज हम करते हैं टीबी के उपचार में। इसका यूज किस में किया जाएगा? टीबी के उपचार में। टीबी के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। किसमें? टीबी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, मानव रोगों के अंदर। हाँ, एक छोटा सा प्रश्न फिर भी मैं बता देता हूँ। पूछा जाता है कि टीबी के पैथोजन कौन है, रोग जनक कौन है, तो आप कह दोगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी का क्या है भाई? रोग जनक है, पैथोजन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ध्यान देना, पूछा जाता है कि टीबी के रोगाणुओं की खोज किसने की थी, इसके पैथोजन को डिस्कवर किसने किया था, खोजा किसने था? तो एक नाम आपको याद रखना है, इसके पैथोजन को खोजने वाले वैज्ञानिक है रॉबर्ट कोच। ये नाम अपने को ध्यान रखना है, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने टीबी के रोगाणुओं की खोज की थी, और कब की थी, क्या टाइम था, तो आप कह दोगे वो समय था 24 मार्च 1882। 24 मार्च 1882 में रॉबर्ट कोच ने टीबी के रोगाणुओं की खोज की थी। इसीलिए ही टीबी को क्या कहा जाता है? इसीलिए ही टीबी को कहा जाता है कोच रोग, कोच डिजीज कहा जाता है। और ध्यान देना, इसी को हम कहते हैं वाइट प्लेग, यानी कि सफ़ेद प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि हम मानव रोगों के अंदर ही इसकी बात करेंगे डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका क्या यूज है। ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है, तो आपको याद रख लेना है दोस्तों, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा हो जाएगा डोवसन सुपरबा। ठीक है, डोवसनिया सुपरबा लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा है। और फिर पूछा जा सकता है स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा कौन है, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन है, तो आपको नाम लगा देना है किसका भाई? जुओप्सिस का नाम लगा देना है, जुओप्सिस नाम हम कह देंगे। ठीक है, तो ये थी बात ब्रायोफाइटा के बारे में। ठीक है, ब्रायोफाइटा के बारे में जितना भी थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने पहले कर लिया है, इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइटा थे वो सारे हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा ब्रायोफाइटा के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। सबसे पहले टेरिडोफाइटा था ही क्या, हम ये बात करेंगे तो हम कह देंगे कि विभेदित प्लांट था ये, यानी कि डिफरेंशिएटेड प्लांट था ये, यानी कि जड़ तना पत्ती इसमें पाए जाते हैं। दूसरी बात हमने कही थी ये कंडक्टिव टिश्यू भी इसके अंदर पाए जाएंगे, यानी कि संवहनी उत्तक भी पाए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्लोएम और जाइलम भी टेरिडोफाइटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये बात हमने की थी। ध्यान दीजिए, पहले मैंने लिखा है कि पूछा जाता है एग्जाम में कि संवहनी क्रिप्टोगेम्स किसे कहा जाता है, या फिर बोला जाएगा वस्कुलर, या फिर कह देंगे हम वस्कुलर या कंडक्टिव क्रिप्टोगेम्स किसे कहते हैं, यानी कि वो क्रिप्टोगेम कौन से हैं जिनके अंदर फ्लोएम और जाइलम पाया जाता है। तो याद कीजिए, आपको लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था कि क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं और फेनोरोगेम्स क्या होते हैं। तो हमने बात की थी कि वो प्लांट जो बीज बनाने की क्षमता रखते हैं, सीड फॉर्मेशन कैपेसिटी रखते हैं, उनको हमने कहा था फेनरोगम। ठीक है, यानी कि जो बीज बना सकते हैं, और जो बीज नहीं बना सकते, जिनमें बीज धारण करने की क्षमता नहीं है, बनाने की क्षमता नहीं है, उनको हमने कहा था
क्रिप्टोगेम्स। और क्रिप्टोगेम्स के एग्जाम्पल क्या क्या बताए थे मैंने, एक हो गया है अपना थेलोफाइटा, एक हो गया ब्रायोफाइटा और एक हो गया टेरिडोफाइटा। वहीं हमने कहा था फेनोरोगम के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, हमने कहा था जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हमने यहाँ कह दिया है कि ये क्रिप्टोगेम्स क्यों है। क्रिप्टोगेम्स क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि टेरिडोफाइट में बीज नहीं बनते हैं, लेकिन हिंदी में शब्द लिखा हुआ है संवहनी, इंग्लिश में बोला हुआ है कंडक्टिव, या फिर क्या बोला हुआ है वस्कुलर। यानी कि वो प्लांट जिनके अंदर बीज नहीं बनते हैं लेकिन फ्लोएम और जाइलम पाए जाते हैं, वो प्लांट क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, उन्हीं को ही कहा जाता है क्या, टेरिडोफाइट। तो भूलना नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। सेकंड हम कह देंगे, इनको माना जाता है फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट, यानी कि स्थल पर उगने वाले सबसे प्रथम पादप, सबसे पहले उगने वाले प्लांट किन्हें कहा जाता है, टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। क्योंकि आपने खुद देखा था कि थेलोफाइटा तो कहाँ उगते हैं भाई, हमने कहा था थेलोफाइटा तो रहेंगे समुद्र में, जल में रहेंगे। ठीक है, वहीं हमने अगर बात की थी ब्रायोफाइटा की, तो वो थे एम्फीबियन, यानी कि जल में भी रह रहे हैं और जमीन पर भी रह रहे हैं। तो शुद्ध रूप से जमीन पर उगने वाले प्लांट कौन से हो जाएंगे, टेरिडोफाइटा। तो याद रखिएगा, स्थल पर सबसे पहले उगने वाले प्लांट है टेरिडोफाइटा, फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट कहा जाएगा टेरिडोफाइटा को। इसके अलावा देखिए, अब कोई पूछेगा भी अगर बीज ही नहीं बनते तो उगते कैसे हैं फिर। ठीक है, देखिए बीज नहीं होते हैं, लेकिन बीज की जगह कुछ और संरचनाएं पाई जाती हैं। इनमें ध्यान देना, सीड्स नहीं पाए जाएंगे, बीज नहीं पाए जाते हैं, बीज की जगह क्या पाए जाते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं। अब एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, लैंग्वेज में उलझा करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का कि वो प्लांट जिनके अंदर, वो ऐसा बोल देंगे कि वो प्लांट जिनके अंदर बीज की जगह बीजाणु पाए जाते हैं, सीड्स की जगह क्या पाए जा रहे हैं, स्पोर्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो प्लांट कौन से होंगे, और आपको कह दिया जाएगा कि उनमें बीज बनाने की क्षमता भी नहीं होती है। तो प्लांट कौन से हो जाएंगे, तो अपने को ध्यान रखना वो किसकी बात कर रहा है, वो टेरिडोफाइटा की बात। ठीक है, तो ये कुछ बातें थ्योरी में उलझा करके आपसे पूछ सकता है, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से अपने को समझ लेना है। और इसके फेमस उदाहरण क्या, देखिए जैसे मैंने ब्रायोफाइटा में आपको फेमस उदाहरण पहले लिखवा दिए थे। ठीक है, वहां मैंने कहा था मोस, एक तो कहा था मोस, लिवरवर्ट एंड हॉर्नवर्ट, ये तीन एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं ब्रायोफाइटा के लिए। वैसे ही टेरिडोफाइटा के लिए क्या याद रखना है, एक तो आपको नाम याद रखना है मार्सेलिया। ठीक, आप नेट पर इनका देख सकते हैं फोटो वगैरह, मैंने नहीं डाला अभी, आने वाले टाइम में धीरे धीरे सब प्रूव करते जाएंगे क्लासेस को। अभी ध्यान देना, एक आपको नाम याद रखना है मार्सेलिया, एक आपको याद रखना है फर्न, और एक आपको नाम याद रखना है होर्सटेल। ठीक है, ये तीन नाम हैं, ये तीन नाम हैं जो कि किसके उदाहरण है, अभी टेरिडोफाइटा के उदाहरण है। अब हम इसमें देखने वाले हैं इनके उपयोग क्या क्या हैं, इनके यूज क्या क्या हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है इनकी। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला सवाल, सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा किसे कहा जाता है, कौन सा प्लांट है, तो आप कह दोगे वो प्लांट हो जाएगा साइथिया। सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा हो जाएगा साइथिया। ठीक है, एक तो ये ध्यान में रख लेना है, सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा है साइथिया, जिसे कि फ्री फर्न के नाम से भी जाना जाता है, याद रख लेना है। दूसरा सवाल पूछा गया कि सबसे छोटा टेरिडोफाइटा कौन है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे छोटा टेरिडोफाइटा है एजोला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एजोला। क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये जो एजोला है, ये एनोबिना, आपको एक नाम लिखवाया था मैंने, एनाबिना, एनाबिना नोस्टोक एंड एनाबिना लिखवाया था, जो कि बीजीए होते हैं, नील हरित शैवाल होते हैं। और आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि जो नील हरित शैवाल होते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो एजोला है, ये एनाबिना के साथ मिलकर के, एनाबिना कौन है भाई, नील हरित शैवाल, तो एजोला प्लस एनाबिना एल्गी जो है, ये दोनों मिलकर के नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। किस में करते हैं भाई, राइस कल्टीवेशन में, धान की खेती में। ठीक है, चावल की खेती में हम कह देंगे एजोला एनाबिना के साथ मिलकर के नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेंगे, इसलिए हम कह देंगे क्या, हम कह देंगे एजोला का यूज किया जाता है एज ए बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक के रूप में, किसकी खेती में, धान या चावल की खेती में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना अपने को। इसके बाद देखिए, सजावट के लिए
इन प्लांट का उपयोग देखिए, टेरिडोफाइटा जो होते हैं नम मिट्टी पर उगने वाले प्लांट है, वैसे तो इनका उपयोग सजावट के लिए करते हैं। ज्यादातर आप देखोगे गमलों के अंदर जो प्लांट लगे होते हैं ज्यादातर क्या हो जाएंगे, ज्यादातर प्लांट जो होते हैं टेरिडोफाइटा होते हैं। और ध्यान रखना, सजावट के लिए हम किसका यूज करते हैं, फर्न वाले जितने भी प्लांट हैं, फर्न वाले जितने भी प्लांट उनका सजावट के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा फर्न को कहा जाता है कैटल फीड, यानी कि पशुओं का चारा, यानी कि आप पशुओं को जो हरा चारा डालते हैं वो किसका उदाहरण है, वो क्या है, एक प्रकार से वो फर्न ही होते हैं। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान में रख लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, टेरिडोफाइटा के और यूज क्या है, इसको एज ए मेडिसिन भी यूज किया जा सकता है, औषधि के रूप में भी यूज किया जा सकता है। औषधि के रूप में किस टेरिडोफाइटा का यूज किया जाता है, ध्यान दीजिए, एक नाम है हमारे पास लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम। ठीक है, पहली बात ऐसे आपको याद रखना है कि भाई लाइकोपोडियम किसका उदाहरण है, लाइकोपोडियम टेरिडोफाइटा का उदाहरण है, तो याद रखना है। तो ध्यान देना, लाइकोपोडियम जो है कीटाणुनाशक के रूप में भी काम आ रहा है, जर्मिसाइड के रूप में भी काम आ रहा है। इसी के साथ साथ ये डायरिया और लीवर के उपचार में भी काम आता है। इसके उपचार में काम आता है, डायरिया और लीवर के उपचार में भी काम आता है। डायरिया का अर्थ क्या होता है भाई, डायरिया कोई एक स्पेशल बीमारी नहीं है, डायरिया का अर्थ होता है लूज मोशन हो जाना। ठीक है, लूज मोशन होगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होगा तो क्या यूज करेंगे, ओआरएस घोल। ओआरएस घोल की खोज किसने की थी, ओआरएस की घोल, ओआरएस घोल को बनाया किसने था, तो आपको एक नाम याद रखना है, दिलीप महालनोबिस। ध्यान देना, ओआरएस घोल को बनाने वाले कौन है, दिलीप महालनोबिस, जिनको कि सन 2023 26 जनवरी 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया भारत सरकार के द्वारा। तो उनके नाम को भूलना नहीं है कि ओआरएस को उन्होंने विकसित किया था। ओआरएस कब काम आएगी, जब डिहाइड्रेशन होगा, जब निर्जलीकरण होता है उस समय काम आती। ओआरएस का पूरा नाम क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका पूरा नाम भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है, क्योंकि जो दिलीप महालनोबिस हैं वो अक्टूबर 2022 में उनकी डेथ हुई थी और जनवरी 2023 में मरणोपरांत उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है। तो ध्यान दीजिए, इधर ध्यान देना। तो डायरिया का अर्थ क्या हो गया, अभी लूज मोशन आप कह दोगे। ठीक है, लूज मोशन डायरिया कहते हैं, किसी भी रोग में हो सकता है। उसके बाद हम कह देंगे लीवर के ट्रीटमेंट में। तो ध्यान देना, डायरिया और लीवर के ट्रीटमेंट में यूज किया जा रहा है लाइकोपोडियम का, और इसे एज ए जर्मिसाइड भी यूज किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में भी यूज किया जाता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट प्लांट है हमारे पास, एक इम्पोर्टेंट टेरिडोफाइटा है, इक्विसेटम। इक्विसेटम को याद क्यों रखना है, सबसे पहली बात, ये इंडिकेटर है किसके, प्रेजेंस ऑफ गोल्ड, यानी कि जहाँ पर ये प्लांट उगते हैं तो ये संभावना होती है कि वहाँ पर गोल्ड मिलने के चांस है, सोना मिलने का चांस है। ठीक है, तो गोल्ड माइनिंग के, या फिर हम कह देंगे कि स्वर्ण की, सोने की उपस्थिति के संकेतक है। ठीक है, तो जहाँ पर भी सोना मिलने की संभावना है वहाँ पर कौन से प्लांट उग जाते हैं, इक्विसेटम प्लांट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया ये भी। इसके अलावा इसका यूज किया जाता है एज ए डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक, डाई का मतलब क्या होता है, डबल, यूरेटिक मतलब यूरिया का बनना, यूरिया को बनाने वाले। तो यानी कि डाईयूरेटिक का मतलब हो गया है वो पदार्थ जो मूत्र की मात्रा को लगभग दुगना कर देते हैं। ठीक है, और डाईयूरेटिक के रूप में, यानी कि डायूरेटिक यानी कि जो मूत्र की मात्रा को बढ़ा देते हैं व्यक्ति के अंदर, उसके लिए किसका यूज होता है, अभी इक्विसेटम का यूज किया जाता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखिए भी, पुनर्जीवी पादपों के रूप में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना ये पुनर्जीवी पादप, रिसंरक्षण प्लांट। ये कौन से प्लांट हैं, इनको जब हम देखेंगे सूखे सूखे से पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही इनको प्लांट में जैसे इनको वाटर में डालते, पानी में डालते हैं, तो ये हरे हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। ठीक है, वैसे पड़े रहेंगे ऐसा लगेगा प्लांट सूख चुका है, लेकिन पानी में डाला तो वापस जिंदा हो जाता है। ठीक है, इसलिए इन प्लांट को बोला जाता है पुनर्जीवी प्लांट। तो ध्यान रखना, कोई पूछे कि पुनर्जीवी प्लांट या वापस से जिंदा हो जाने वाले प्लांट किस किंगडम, किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वो कौन हो जाएंगे, टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा में भी कौन है भाई, सिलेंजेला। टेरिडोफाइटा में भी कौन है, सिलेंजेला है, आपको याद रखना है। और इसी को ही कहा जाता है क्या भाई, सजीवनी बूटी भी कहा जाता है इसको। तो ये थे टेरिडोफाइटा, महत्वपूर्ण टेरिडोफाइटा।
ठीक है। टेरिडोफाइटा का हमने परिचय देखा, इंट्रोडक्शन देखा, और इसके बाद हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टेरिडोफाइटा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे एनिमेलिया किंगडम के बारे में, जंतु जगत के बारे में। उम्मीद करता हूँ जो भी आज यहाँ पढ़ाया गया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो इस चैनल को, इन वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और आपको कैसा फील हुआ वीडियो देख करके, ये सारा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, थैंक यू।